हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा हाल ही में एक बयान दिया गया है। वो बयान कुछ ऐसा है कि भारत ने 1974 में कच्चा तीवु द्वीप को श्रीलंका को दे दिया है। आखिर सच्चाई क्या है? क्या भारत ने सही में अपना एक भूमि श्रीलंका को सौंपा है? इस वीडियो के माध्यम से पूरा विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और पूरा डिटेल एनालिसिस मैं अभी यहाँ पर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन का। ये है हमारे देश का दक्षिणी भाग, यहाँ पर स्थित है तमिलनाडु राज्य। और ये जो लोकेशन है ये श्रीलंका का है, जो एक टापू है। आप कह सकते हैं कि एक बड़े साइज का टापू है श्रीलंका, जो भारत के दक्षिण और पूर्व साइड में स्थित है। ये जो लोकेशन है ये है अरेबियन सी का और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। अगर यहाँ की समुद्र की बात किया जाए तो इसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पर है पाक जलडमरू मध्य, जिसको पाक स्ट्रेट भी कहते हैं, और साथ ही साथ पाक बे भी है, यानी पाक की खाड़ी। और ये जो पूरा का पूरा लोकेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर समुद्र की गहराई काफी कम है। इवन कई ऐसा यहाँ पर लोकेशन है जहाँ पर समुद्र की गहराई 3-4 मीटर तक ही है। फिशिंग यानी मछली पकड़ने के दृष्टिकोण से ये लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है ये भारत का क्षेत्र रामेश्वरम है, और ये जो लोकेशन है इसका नाम है कच्चा तीवु द्वीप, यानी जिससे शॉर्ट में मैंने लिखा है केटी। ये रामेश्वरम है और ये है कच्चा तीवु द्वीप। दोनों के बीच का जो दूरी है महज 25 किलोमीटर के आसपास ही है, और इन दोनों को विभाजित करने वाला जो समुद्र है वो है पाक जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य का मतलब होता है दो बड़े समुद्री राशियों को आपस में जोड़ना, या दो अलग अलग भूभाग को आपस में जोड़ना। यानी ये जो पाक जलडमरू मध्य है, यानी जिसका चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है, उसी को जलडमरू मध्य कहते हैं। ये भारतीय जमीन और श्रीलंका के जमीन को जोड़ने का काम करता है। और ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ये है मैरीटाइम बाउंड्री, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब मोटे तौर पर फिलहाल ये समझ ले कि ये भारत और श्रीलंका के बीच का समुद्री रेखा है। चूंकि भाजपा के द्वारा कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि 1974 में ये भारत का हिस्सा था और इसको श्रीलंका को दे दिया गया था। इसके बाद इसके ज्योग्राफी और हिस्ट्री को थोड़ा और समझ लेते हैं। ये जो टापू है कच्चा तीवु, इसका एरिया है महज 1.9 किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो कुल लंबाई है 1.6 किलोमीटर, जबकि इसका जो औसत चौड़ाई है वो मात्र 300 मीटर है। अगर इसके निर्माण की बात किया जाए तो इसका निर्माण 14वीं सदी के आसपास ज्वालामुखी उद्गार से हुआ था। कच्चा तीवु टापू के कंट्रोल के इतिहास की बात किया जाए कि आखिर किस समय काल में इस पर किसका कंट्रोल था, तो 17वीं 18वीं सदी में इस पर मदुरई नायक साम्राज्य का कंट्रोल था। चूंकि जो लोकेशन है मदुरई का ये तमिलनाडु में है, लेकिन ये जो साम्राज्य था ये तेलुगु साम्राज्य था। तेलुगु रीजन किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। तो ये कंट्रोल था मदुरई नायक साम्राज्य का, यानी ये भारतीय हिस्सा था 17वीं 18वीं सदी में। जब अंग्रेजों का शासन भारत में स्थापित होता है तो चूंकि ये जो लोकेशन है यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा रैयतवारी नाम का जमींदारी व्यवस्था दक्षिण भारतीय क्षेत्र में लागू कर दिया गया था। यानी ब्रिटिश भारत के दौरान रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत जो केटी है यानी कच्चा तीवु द्वीप, ये भारत के कंट्रोल में था। उस समय भारत ब्रिटिश इंडिया था जब तक अंग्रेज भारत में थे। दोस्तों, अगर बात ये करें कि 15 अगस्त 1947 को इस पर किसका कंट्रोल था, तो देखिए 15 अगस्त को क्या हुआ था? सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। अंग्रेजों ने सत्ता भारत को सौंपा था। तो अंग्रेजों ने जो सत्ता भारत को सौंपा, तो अंग्रेजों का जो डॉक्यूमेंट्स था उसमें इस क्षेत्र को विवादित माना गया था। यानी 15 अगस्त 1947 को आप कह सकते हैं जो केटी है एक विवादित स्थल बना हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में। अगर बात किया जाए श्रीलंका के दावे का, तो श्रीलंका ने 1920 और 1930 के दशक से इस पर अपना दावा शुरू कर दिया था। उसके बाद से ही यह विवादित क्षेत्र हो गया था, क्योंकि 1947 तक यहां पर ब्रिटिश कंट्रोल था और ब्रिटिशर्स के द्वारा भी 1947 तक इसे एक विवादित क्षेत्र ही माना गया था। यानी इतना तो क्लियर है कि 1947 के बाद ऑफिशियली ये एक विवादित क्षेत्र बना हुआ था। लेकिन अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, अंग्रेजों के आने के पहले बात किया जाए, या जब ब्रिटिश काल था उस दौरान भी इवन एक लंबा समय तक इस पर भारतीय कंट्रोल ही था। दोस्तों, अगर बात करें 1947 से लेकर 1974 तक, तो इस दौरान ये एक विवादित क्षेत्र बना हुआ था। 1974 में क्या हुआ? 1974 में एक समझौता हुआ था, और उस समझौते के तहत ये जो विवादित क्षेत्र था इसको श्रीलंका को दे दिया गया था। देखिए, ये जो टर्म मैं आपको बोल रहा हूं विवादित क्षेत्र, ये मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार बोल रहा हूं, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त अंग्रेजों ने इसे एक विवादित क्षेत्र ही माना। और 1947 के बाद अगर बात किया जाए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का, तो जवाहरलाल नेहरू का भी इस पर कोई दावा नहीं था, और भारत सरकार ने कभी भी ऑफिशियली इसे 1947 के बाद अपना क्षेत्र नहीं माना है। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि यह एक विवादित क्षेत्र था आफ्टर इंडिपेंडेंट।
1974 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके, चूंकि श्रीमाओ भंडारनायके दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, तो इन दोनों के बीच समझौता हुआ और उस समझौते के तहत ये जो द्वीप है केटी यानी कच्चा तीवु द्वीप, इसको श्रीलंका को दे दिया गया था। उस समय की जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसका ये कहना है कि अपने पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध को बनाने के लिए ये जो विवादित क्षेत्र है ये श्रीलंका को दे दिया जाना चाहिए। दोस्तों, ये जो समझौता हुआ था उसको लेकर अभी बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है, स्पेशली बीजेपी, कांग्रेस और डीएमके। ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है ये तस्वीर है अन्नामलई जी का। अन्नामलई कौन है? अन्नामलई है तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने एक आरटीआई किया था और आरटीआई में उन्हें क्या जवाब प्राप्त हुआ, चलिए जरा वो देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले अन्नामलई जी प्रेस के सामने आते हैं और एक आरटीआई का कॉपी दिखाते हैं और उस कॉपी के माध्यम से वो ये बताते हैं कि 19 जून को उस समय के विदेश सचिव यानी 1974 में चूंकि भारत के विदेश सचिव केवल सिंह थे, वो करुणानिधि से मिलते हैं। करुणानिधि कौन? करुणानिधि उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और डीएमके के सबसे बड़े नेता भी वो रहे हैं। चूंकि 1974 का जो समझौता हुआ था ये 26 जून और 28 जून को क्रमशः कोलंबो और नई दिल्ली में हुआ था और जो मीटिंग हुआ था केवल सिंह और करुणानिधि के बीच में ये 19 जून को हुआ था। तो इस तरीके से आरटीआई कॉपी जो दिखाया गया अन्नामलई जी के द्वारा, तो उसका मतलब स्पष्ट है कि करुणानिधि इसके लिए तैयार थे। अब केवल सिंह कौन थे? केवल सिंह विदेश सचिव थे। वो इंदिरा गांधी की तरफ से गए थे करुणानिधि से मिलने कि हाँ एक समझौता होने वाला है 7-8 दिन बाद, क्या आप समझौते के लिए राजी हैं या नहीं है। चूंकि करुणानिधि के द्वारा उसका कोई विरोध नहीं किया गया, इसका मतलब यही है कि वो राजी थे। 19 जून से भी पहले उस समय के जो विदेश मंत्री थे स्वर्ण सिंह, वो भी करुणानिधि से मिलते हैं। यानी कि 26 जून और 28 जून को जब समझौता हुआ क्रमशः कोलंबो और नई दिल्ली में, उसके पहले करुणानिधि से कम 2 बार ऑफिशियली भारत सरकार के लोग मिलते हैं और उसके बावजूद भी करुणानिधि के द्वारा सार्वजनिक रूप से कोई विरोध नहीं किया गया। अब आपको ये बात भी समझना होगा कि 28 जून जो तारीख था जब फाइनल समझौता हो गया, चूंकि 2 समझौता हुआ था, उसके बाद उसके लगभग 1-2 महीने के बाद करुणानिधि क्या करते हैं? उसके बाद करुणानिधि तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एआईडीएमके जो जयललिता जी का पार्टी है उसने उस समय विरोध किया था कि आपको प्रस्ताव नहीं लाना है। करुणानिधि जो प्रस्ताव ला रहे थे वो कुछ ऐसा था कि भारत ने केटी को क्यों श्रीलंका को दे दिया, भारत ने क्यों कच्चा तीवु द्वीप श्रीलंका को दे दिया। दोस्तों, आपको थोड़ा सा असमंजस वाला स्थिति लग रहा होगा। वो करुणानिधि जो 28 जून के पहले कभी भी इसका विरोध नहीं किए, भारत सरकार के 2 प्रतिनिधि इनसे मिलते हैं, उसके बावजूद भी कोई विरोध इनके द्वारा नहीं होता है। लेकिन जब समझौता हो जाता है उसके बाद ये विरोध करना शुरू करते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है कि वो तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव लाना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो डीएमके पार्टी है, द्रमुक जो पार्टी है, उसका क्या स्टैंड रहा है 1974 के समझौता को लेकर। आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। अभी डीएमके पार्टी का क्या कहना है इस दौर में, यानी कि 2024 में। डीएमके का यह कहना है कि हम शुरू से ही केटी को श्रीलंका को सौंपने का विरोध कर रहे थे, लेकिन क्या यह सच है? आप खुद देखिए, करुणानिधि जी से 2 बार भारत सरकार के प्रतिनिधि मिलते हैं, लेकिन उस समय करुणानिधि के द्वारा कोई भी विरोध नहीं किया गया। जब यह समझौता हो गया उसके बाद ये विरोध करना शुरू करते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं। दोस्तों, इसके बाद ये बात करते हैं कि आखिर इस समझौता में था क्या। इस समझौता में ये लिखा हुआ था कि भारतीय मछुआरे यहां पर यानी केटी जा सकते हैं, साथ ही साथ अपना जाल भी यहां जाकर सुखा सकते हैं, लेकिन क्या वो मछली पकड़ सकते हैं? तो इसके बारे में 1974 के समझौता में कोई भी बात मेंशन नहीं था। यानी कि मछली पकड़ने का जो मुद्दा था वो 1974 के समझौता में साफ साफ यानी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ ही नहीं था। चूंकि कच्चा तीवु जो द्वीप है यहाँ पर सेंट एंथनी चर्च है। इस समझौता के तहत ये कहा गया कि जो भारतीय लोग हैं वो बिना वीजा के यहाँ पर जा सकते हैं। जब उस समय के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह से ये पूछा जाता है कि क्या यहाँ पर भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने का राइट है, तो उन्होंने संसद में ये बयान दिया था कि हाँ, भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि 1974 का जो समझौता हुआ था उसमें यह बात मेंशन ही नहीं है, यानी जो चीजें हैं एकदम अस्पष्ट हैं। आप कॉपी भी देख सकते हैं कि 1974 का जो समझौता हुआ था उसमें क्या बातें लिखी हुई थी। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं 1976 का समझौता, क्योंकि आपने देखा होगा, कई जगह आपने देखा होगा 2 समझौता का जिक्र होता है। जब भी कच्चा तीवु द्वीप के बारे में चर्चा होता है, 2 समझौता 1974 और 1976 के समझौते पर जिक्र किया जाता है। अब 1976 का समझौता क्या हुआ और इसको लाने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि एक समझौता ऑलरेडी 1974 में हो गया था।
सबसे पहले आप यहां समझे अनक्लोज यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1973 से 1982। आप एक एग्जाम्पल से समझिए, ये है हमारा देश भारत और भारत का ये बॉर्डर है, ये श्रीलंका है। अब सवाल है कि कोई भी देश है तो उस देश के आगे जो समुद्र है उस समुद्र में कितना दूरी तक उस देश का अधिकार होगा, इसी को लेकर के अनक्लोज यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, इसके लिए एक नियम बनाया गया यूनाइटेड नेशन में और उसके लिए एक लंबा मीटिंग का दौर चला 1973 से 82, यानी पूरी दुनिया में इस तरह का समुद्री सीमा का व्यवस्था किया जा रहा था। और इस समझौता के तहत यह तय किया गया था कि हर देश का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा जिसको EEZ कहते हैं, और वो कितना दूरी तक होगा तो वो उस देश के बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल तक होगा। 200 नॉटिकल माइल बोले तो 370 किलोमीटर तक होगा। अगर आप यहां से देखेंगे, ये चूंकि ये रामेश्वरम है और ये है केटी, दोनों के बीच का जो दूरी है महज 25 किलोमीटर है, तो आप समझ सकते हैं कि 200 नॉटिकल मील तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से 200 नॉटिकल मील कैलकुलेट किया जाएगा रामेश्वरम से तो श्रीलंका का एक बहुत बड़ा हिस्सा आ जाएगा। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का 200 नॉटिकल मील का, ये यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाएगा। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए 1976 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, सिरिमाओ भंडार नायके और इंदिरा गांधी जी के बीच, और एक समुद्री सीमा जिसे अंग्रेजी में आप कहेंगे मैरीटाइम बाउंड्री, इसका निर्धारण किया गया। दोस्तों, मैरीटाइम बाउंड्री का मतलब यह हुआ कि इसके इधर जो समुद्र है उस पर भारत का कंट्रोल होगा और इस बाउंड्री के इधर जो समुद्र है इस पर श्रीलंका का कंट्रोल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस रीजन में जो भी मछली पकड़ने का काम है वो भारतीय मछुआरे ही करेंगे, वो भारत के द्वारा ही किया जाएगा, और जो भी प्राकृतिक संसाधन इस रीजन में मिलेगा, ये डॉटेड लाइन के इधर, उस पर भारत का अधिकार होगा। प्राकृतिक संसाधन मतलब पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। जबकि इस बाउंड्री लाइन के इधर ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है, यहाँ जो भी प्राकृतिक संसाधन और मछली है उस पर श्रीलंका का अधिकार होगा। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि 1974 में जो समझौता हुआ था उसमें ये बात मेंशन नहीं था, उसमें चीजें स्पष्ट नहीं थी कि केटी पर मछली पकड़ने का भारत का राइट है या नहीं है। लेकिन 1976 के समझौता के द्वारा ये स्पष्ट हो गया कि यहां पर भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने का राइट नहीं है, क्योंकि अनक्लोज के नियमों के तहत एक बाउंड्री लाइन यहां पर डिफाइन किया गया। अब ये जो मैरीटाइम बाउंड्री निर्धारण किया गया 1976 में, इसके द्वारा जो केटी है, कच्चा तीवु द्वीप, वो श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में आता है। इसका मतलब साफ है, यहां पर मछली पकड़ने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका को है। तो इस तरीके से 1976 में स्पष्ट हो गया कि भारतीय मछुआरे अब केटी पर मछली नहीं पकड़ पाएंगे। इसके बाद एक और सवाल है कि क्या 1974 के बाद से भारतीय मछुआरे वहां जाना छोड़ दिए? तो ऐसा नहीं है। लगभग 2009 तक यहां पर भारतीय मछुआरे बेरोक टोक जाते रहे। अब आपके मन में सवाल है ऐसा क्यों? तो देखिए, श्रीलंका में 1983 से लेकर 2009 तक गृह युद्ध चला था। गृह युद्ध श्रीलंका सरकार और LTTE के बीच। LTTE यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। चूंकि श्रीलंका 2009 तक खुद गृह युद्ध से जूझ रहा था, तो ऐसे में 1974 का जो समझौता हुआ था इस टापू को लेकर के, उस पर श्रीलंका का ध्यान ही नहीं था, क्योंकि वो खुद यहाँ पर LTTE से जूझ रहा था। लेकिन जैसे ही श्रीलंका में गृह युद्ध का समाप्ति हुआ, उसके बाद श्रीलंकन नेवी और वहां के कोस्ट गार्ड के द्वारा बड़ी संख्या में भारतीय मछुआरे और उन मछुआरों के जहाजों को हिरासत में लिया गया। दोस्तों, अगर डाटा की बात करें तो पिछले 2 दशक में 6000 से भी ज़्यादा भारतीय मछुआरे हिरासत में लिए गए हैं श्रीलंका के द्वारा, और लगभग इनकी 1100 जहाजें भी हिरासत में ली गई हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर को छोड़ दिया गया है। दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं वेस्ट बैंक के बारे में। वेस्ट बैंक चर्चा में क्यों आया? वेस्ट बैंक इसलिए चर्चा में आया क्योंकि वेस्ट बैंक के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को घेरने का कोशिश किया है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो चूंकि ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से 80 किलोमीटर दक्षिण में वेस्ट बैंक स्थित है। चूंकि अगर दुनिया भर में बात किया जाए तो फिशिंग के बहुत सारे क्षेत्र हैं। फिशिंग के जो कुछ चुनिंदा क्षेत्र हैं पूरी दुनिया भर में, उनमें एक वेस्ट बैंक भी है। देखिए, वेस्ट बैंक की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और इसके आसपास का 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फिशिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अगर इस पूरे रीजन की बात किया जाए, चाहे वो गल्फ ऑफ मन्नार हो, पाक स्ट्रेट हो, पाक बे हो, फिशिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वेस्ट बैंक के आसपास का रीजन ही है। और साथ ही साथ इस रीजन में अगर कहीं पर हाइड्रोकार्बन जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस मिलने की कहीं संभावना है तो वो वेस्ट बैंक के आसपास ही है। चूंकि भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियली एक टेंडर निकाला गया है, जिसके माध्यम से यहाँ पर अब पता लगाया जाने का प्रयास किया जा रहा है वेस्ट बैंक के आसपास कि कहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। दोस्तों, अभी तक मैंने बहुत सारी बेसिक बातों को आपको बताया। अब इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या संभावना है कि भारत केटी को फिर से वापस ले ले।
इसके जवाब को तलाशने के लिए आपको समझना होगा कि 2014 में भारत सरकार के विधि अधिकारी यानी अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सर्वोच्च न्यायपालिका के सामने क्या कहा था। चूंकि केटी को वापस लाने के लिए पहले ही जयललिता और करुणानिधि जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था, तो ऐसे में भारत सरकार को सर्वोच्च न्यायपालिका के सामने अपना पक्ष रखना था। तो भारत सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी जी ने सर्वोच्च न्यायपालिका में 2014 में यह कहा कि अगर भारत को केटी को वापस लाना है तो इसके लिए युद्ध करना होगा, क्योंकि कच्चा द्वीप 1974 में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत श्रीलंका के अधिकार में चला गया था। दोस्तों, अगर बात करें भारतीय नेवी की क्षमता का, तो भारतीय नेवी इतना कैपेबल है कि आसानी से केटी को कैप्चर कर ले, लेकिन भारत सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाया जाएगा। क्योंकि भारत सरकार अगर ऐसा करता है, अगर भारत सरकार केटी पर कंट्रोल हासिल कर लेता है अपने नेवी के थ्रू, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। श्रीलंका तो हो हल्ला मचाएगा ही, यहाँ चूंकि लोकेशन मालदीव का है, मालदीव भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो हल्ला मचाना शुरू कर देगा। तो यहां से स्पष्ट है कि भारत बलपूर्वक केटी को तो कभी हासिल करने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जो इमेज है इंटरनेशनल स्तर पर वो काफी खराब होगा। तब सवाल है कि आगे क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या हैं। तो दोस्तों, ये जो अभी मुद्दा है, ये मुद्दा इलेक्शन के जस्ट पहले शुरू हुआ है, तो आप इसको एक इलेक्शन का मुद्दा समझ सकते हैं।